बृजमोहन की बेटी बेहद खूबसूरत थी और कॉलेज के पढ़ाई के साथ-साथ उसकी आँखों में सपनों की एक उजली दुनिया बसती थी। लेकिन उन्हीं सपनों के पीछे किसी अनदेखी परछाई की सिहरन हर एक रात उसके दिल में उतर आती थी, क्योंकि राजमहल की खामोशी दीवारों के बीच कोई था जो खुफिया तरीके से आता, उसके कमरे में चुपके से मौजूद रहता और घंटों उसे निहारता। वह जागती तो कुछ नहीं दिखता और सोती तो किसी अनजाने स्पर्श की अनुभूति उसकी रूह को कपा देती। डर इतना गहरा था कि वह खुद पर ही शक करने लगी। क्या ये वहम है या कोई सच्चाई? और उसी बेचैनी में उसने एक रात सोने का नाटक रच लिया। सांसों को काबू में रखकर आंखें मूंद ली। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा सच सामने आने ही वाला है। तभी आहट हुई, परछाई साकार हुई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही जिसने भरोसे की आड़ में उसकी दुनिया को चुपचाप तोड़ दिया था, वही जिसने उसके मासूम विश्वास को छल में बदल दिया था। उस एक पल ने उसकी सारी मासूमियत छीन ली और सन्नाटा इतना गहरा कि चीख भी गूंज नहीं सकी। ये सच जब उजागर हुआ तो पूरे परिवार की नींव हिल गई, क्योंकि सवाल सिर्फ इज्जत का नहीं था, बल्कि उस रिश्ते का था जिसे उसने सबसे सुरक्षित समझा। और उसी रात राजमहल की दीवारों ने पहली बार किसी टूटे दिल की सिसकियां सुनी, जो हमेशा के लिए उसके अतीत पर लिख दी गई। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब पिछले गली से आने वाले साय ने अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर दी थी। आज उसे आने में काफी देर हो चुकी थी। रात का आखिरी पहर ढलने लगा था। तेज कदम बढ़ाते हुए वह हवेली के पिछले दरवाजे के सामने रुका, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, और फिर अंदरूनी कमरे से एक हाथ बढ़ाते हुए उसके कमरे के दरवाजे की कुंडी खोल चुका था। अगले ही पल वह गायब हो गया। यह सब कुछ इतना राजदारी से हुआ था, किसी को कानों कान खबर ना हो रही थी। उसने अपने दिल की धड़कनों को भी धड़कते हुए चुप करवा दिया। वह नहीं चाहता था कि यहाँ आने की खबर दरवाजे या दीवारों को भी हो। उसके अचानक आने पर सालों पुरानी नैन नक्श ने सहम कर उसे देखा। वो यहाँ आने वाला नया नहीं था। वो यहाँ के एक एक कोने को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। उसकी कदमों की आहट को वह बखूबी पहचानते थे। दरवाजे से गुजरते हुए वो बेधड़क ही अंदर दाखिल हुआ और फिर जीने पर चढ़ गया। दीवारों पर खामोशी सांप की तरह रेंग रही थी और वह जरा बराबर डरा नहीं था। बस वहां आंगन से गुजरते हुए भी बिल्कुल उसी के कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया था। जेब से वह जरूरी सामान निकालते उस लॉक को खोलने के लिए उसने घुमाया और बिल्कुल हल्की सी आवाज से दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। उसने किसी और रास्ते से आना ही नहीं सीखा था। बेधड़क होकर वह उसके कमरे में आता और अंदर आते ही उसकी भारी सांसों की गूंज कमरे में फैल जाती थी। हल्के नीले रंग के पर्दे खिड़कियों पर लटक रहे थे। मध्यम सी रोशनी में उसका चमकता हुआ जिस्म बिस्तर पर गहरी नींद में लिपटा हुआ था। बेफिक्र होते उसने अपने चेहरे को मास्क में छुपाया हुआ था और फिर सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया, जैसे उसकी रग रग में तसल्ली फैल गई हो, जैसे पैरों के चलने के बाद किसी राही को मंजिल मिल चुकी हो। मंजिल पर बड़ी तसल्ली से वह सांस लेने के लिए रुक जाए। कमरे में ऐसी चुप्पी फैली हुई थी जबकि सामने पड़े हुए जिस्म ने खुद को चादर से ढक रखा था। वह हर बार आता और बिल्कुल इसी तरह उसे दूर से ही देखकर चला जाता, बस अपनी हल्की सी एहसास उस कमरे में छोड़कर चला जाता। वह नींद से जागती तो उसके आसपास फैला हुआ एहसास उसे याद दिलाता उस कमरे में वह अकेली नहीं थी। बेड पर पड़े हुए जिस्म ने करवट बदली और चूड़ियों की खनक से पूरा कमरा गूंज उठा। आज कुछ अजीब था। आज शायद उसने अपने खूबसूरत हाथों को चूड़ियों से सजा रखा था। उसके दिल में एक इच्छा जागी थी, वह आगे बढ़कर उन चूड़ियों वाली हाथों को अपने हाथों में लेकर महसूस करे, वह उसकी खूबसूरती के पास जाकर सराहे। वह उठाते हुए कदम बढ़ाकर बेड के पास चला गया और फिर एक कोने में टेक लगाकर उसका चेहरा देखने लगा। वह कितनी खूबसूरत थी। उसकी लंबी पलकें आंखों को ढक रखी थी। गुलाबी होंठ एक दूसरे में चिपके हुए थे, जबकि बिखरे हुए बालों ने पूरे तकियों को अपने लपेट में ले रखा था। जैसे ये सब कुछ इतना खूबसूरत है। वह किसी परी की तरह लग रही थी। उसके होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। वह काफी देर उसका चेहरा निहारता रहा, फिर झुकते हुए एक हल्की सी शरारत कर डाली थी, जबकि सामने पड़े हुए जिस्म पर उसने शरारत थोड़ा सा प्यार बिखेर दिया था। वह दोबारा करवट बदली, जैसे वह नींद में भी हल्की सी बेचैनी का शिकार हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इस तरह खूबसूरत हो सकती हो। उस खूबसूरत तरीन चेहरे को बड़ी फुर्सत से देख रहा था। सांसों की तपिश जब सामने वाले को अपनी गर्दन पर फैलती हुई महसूस हुई,
तो उसने पट से आंखों को खोल दिया और आज उसका ये भयानक सपना हकीकत का रूप धारण करके उसके सामने मौजूद था। वह धड़कते हुए दिल से कितनी देर तक उसे देखती रही, नींद की खुमारी आंखों से उतरती ही नहीं थी। फिर वह पलक झपकते ही उछलकर उससे दूर हो गई। सामने मौजूद आदमी के तसल्ली में जरा बराबर फर्क नहीं आया। तुम कौन हो? उसका शब्द लड़खड़ा गया। मेरे कमरे में कैसे आए हो तुम रोज आते हो यहाँ? उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। और कांपते हुए दिल को काबू तो ले लेने दो। बस मुझे देखा और तुमने सवाल की बारिश कर दी। उसने यूं ही टिककर फुर्सत से उसके सामने लेटे हुए कहा था, जबकि वह उछलते हुए बेड से उस तरफ उतर गई। निकलो यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम जानते नहीं हो कि तुम इस हवेली में जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। बेड के दूसरे किनारे से उतरते हुए उसे धमकी देते हुए कहर भरी आंखों से देख रही थी, जबकि बड़ी तसल्ली से उठा और कदम कदम चलता हुआ उसके पास आ गया। वह कदम पीछे हटाते हुए दीवार के साथ सिमट गई। मेरे पास मत आना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। उसके बिल्कुल पास जाकर इतना करीब कि वह उसके सांसों को अपने सांसों में घुलता हुआ महसूस कर रहा था। एक दूसरे के चेहरे को बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह दीवार के साथ चिपक कर खड़ी थी, अपने दिल को कांपने से रोक रही थी। उसने खुद को मजबूत किया। आखिर वह बृजमोहन की बेटी थी, लेकिन दिल बेताब से बेताब होता जा रहा था। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हवेली वालों को जगा दो, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी बेटी के कमरे में रात गए एक अजनबी बरामद हुआ है। आखिर इस हवेली से मेरे पुराने हिसाब चुकता भी तो करने हैं ना। जाने वह किसकी बात कर रहा था, वह समझ नहीं पाई। उसकी आंखों में डर था। जब उस आदमी ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रखा और झुकते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वह कौन था, कहाँ से आया था और उससे क्या चाहता था? आज से पहले वह उस अजनबी से बिल्कुल भी नहीं मिली थी और उसकी बढ़ती हुई मोहब्बतों पर उसका दिल हिल उठा था। उसने उसे खुद से दूर धकेल दिया था और फिर झुकते हुए फर्श पर बैठ गई। हे भगवान, यहाँ से चले जाओ। भगवान के लिए, तुम्हें भगवान की कसम है, मुझे बदनाम मत करो। मैं तुम्हें नहीं जानती। किस अधिकार की बात कर रहे हो? किसकी पत्नी हो, किसकी बेटी हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। प्लीज़, मेरी इज्जत को दो कौड़ी का करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस इस सदमे में रो रही थी। उसने झुकते हुए उसको कंधों से थामकर बेड पर बिठा दिया। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसका मैं पूरा पूरा तुम पर अधिकार रखता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये कोई सहमति थी या कोई फिर तूफान जो उसके दिल पर बिजली बनकर गिर गई? वह बृजमोहन चौहान की बेटी थी, राजकुमारी थी। उसे पसंद करने का किसी को भी अधिकार नहीं था। वह जानती थी कि उसके पसंद करने वाले आदमी को उसके पिता जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जो यहाँ से निकल जाओ, मेरी जिंदगी से भी दूर हो जाओ। उसने हाथ जोड़ लिए। सामने वाले ने उसके हाथों को थाम लिया। वह ठहरे हुए शब्दों का मालिक आदमी न जाने कितने दिनों से उसकी सोच पर अपना असर छोड़ रहा था, जिसकी मोहब्बत को वह रोज महसूस करती, जिसकी सांसों से उसे अपनी गर्दन पर पड़ती हुई महसूस होती थी, जिनकी मौजूदगी के निशान उसे अपने कमरे में दिखाई देते थे। आज उसके सामने हकीकत का रूप धारण कर उसे पाने की इच्छा कर रहा था। उसके बालों से खेलते हुए उसे पूरा बेबस कर चुका था। वह 20 साल की खूबसूरत अपने जज्बात को काबू न करते हुए उसके एहसास में डूबती जा रही थी। उसने रोते हुए उसे खुद से दूर रखना चाहा था। लाख विनती करने के बाद भी धमकियां दी, उसे डराना चाहा, लेकिन वह शायद इतनी बहादुरी से आया था कि उसे अपनी मौत का भी कोई डर नहीं था। वह रात रंगीनियों में डूबी हुई थी। उस आदमी ने उसे सहारा दिया, उसके होठों पर किस करते हुए उसके गर्दन पर आया और फिर हर हद पार करते हुए उसकी धड़कनों पर काबू कर गया। उसने नरमी से उसके बालों को संवारा था। वह पहली बार महसूस कर रही थी किसी आदमी की मोहब्बत को खूबसूरती के साथ, उसके एक एक प्यार को अपने दिल पर उतरते हुए वह उसकी तारीफ करता जा रहा था। वह भी बिखरती जा रही थी। दोनों की सांसों ने बिखर कर कमरे की हवाओं को बिल्कुल बदल दिया था। उसकी मोहब्बत और धीरे धीरे उसका बोलना जानलेवा होने के साथ साथ बाअसर थे, जिसने उस मोहब्बत जज्बात रखने वाली लड़की को झंझोड़ दिया था। उस रात नरमी से खुद में समेटने के बाद वह देर तक उसे अपने सीने से लिपटा कर उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। वह रोती रही इतनी देर तक जितनी देर तक उसके दिल का गुस्सा न उतरा। अब अपने ज़मीर के बोझ के साथ कहीं नहीं जा सकती थी। उसके साथ जो कुछ हो चुका था वह बर्दाश्त के लायक नहीं था। उसे विश्वास था जिस दिन हकीकत खुलेगी उस दिन वह जिंदा गाड़ दी जाएगी। भगवान के लिए अब मेरी ज़िंदगी में, मेरे सपनों में, मेरे ख्यालों में इस कमरे में कभी ना आना।
तुम्हें भगवान की कसम है। वह झुकते हुए उसके पैरों से लिपट गई। उसने पहली बार उस पर तरस दिखाते हुए खुद को उससे दूर कर दिया। मैं तुम्हें ये कसम तो नहीं दे सकता कि मैं दोबारा तुम्हारे एहसास और मोहब्बत और तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हें इतनी कसम ज़रूर दूंगा कि अब अगर आऊँगा तो सरेआम आऊँगा। आज से तुम्हें पाने के बाद छुप छुप कर मिलने का तमाशा ख़त्म हुआ। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। आखिर तुम कौन हो? उसने एक बार फिर सवाल दोहराया। वह झुकते हुए उसके कान के पास हल्की आवाज़ में बोला था, तरुण। इस नाम के आदमी से वो पहली बार मिली थी। वह तो किसी तरुण को नहीं जानती थी। उसने सवालिया आंखों से उसकी तरफ देखा। तब तक वो मुस्कुराते हुए खिड़की फलांग गया। वह दौड़ते हुए खिड़की तक गई, लेकिन उसका नामो निशान भी वहाँ मौजूद नहीं थे। वह जैसे हवा के झोंके की तरह उसके पास आया था, उसे खुद में समेटा और फिर इतना दूर चला गया वह उसकी पीठ को भी नहीं देख सकी थी। दरवाजे के पास किसी गार्ड ने उसे देख लिया था। एक हल्का सा शोर उठा और फिर लुप्त हो गया था। वह धड़कते हुए दिल के साथ खिड़की बंद किए ज़मीन पर बैठी रही। न जाने क्यों उसे विश्वास हो चुका था कि आज इस बदनाम जिंदगी की शुरुआत से उसका पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन सुबह होते ही ये समस्या दबा दी गई। कुछ नौकरों के क्वार्टर में मोहिनी पर बात चला गया था, लेकिन इस बात को चुपके से सबने दबा लिया था, क्योंकि अगर कोई होता तो जरूर कैमरे की नज़र में आ जाता। वह ऐसा सातिर आदमी था जो कैमरे की आंखों से भी बच निकला था। 2 दिन तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बुखार में पड़ी रही। ये बृजमोहन चौहान की सबसे बड़ी बेटी थी। उसे छोटे 2 भाई थे। घर में सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। वह इस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जिंदगी अच्छे तरीके से जी रही थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा डरती थी। बृजमोहन चौहान बहुत ही गुस्से वाले आदमी थे। वह उनकी पाबंदियों में जकड़ी हुई थी। खास तौर पर लड़कियों के लिए वह जरा सी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते थे। उसे भी अपने पिता की इज्जत बहुत प्यारी थी, जो 1 साल से उसे इलाके में अपनी धाक जमाए हुए थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। यहाँ के लोग अपना हर फैसला उनके नाम कर देते। अब जो कुछ उसके साथ हो चुका था, उसे सिर्फ इस बात का गुमान था कि अगर जिंदगी में ये बात खुल गई तो उसके पिता खड़े खड़े ही उसे गोली मार देंगे। आखिरी मौका दिए बिना जरूर वह सच भी नहीं जानना चाहेंगे। उस शाम वह रजाई में लिपटी हुई बेड पर पड़ी थी जब वसुंधरा देवी ने कमरे के दरवाजे पर आहट दी। फिर अंदर चली आई। उसके पास बेड पर बैठते हुए उसके सिर के बालों को सहलाने लगी। उसे थोड़ी परेशानी होने लगी। रहने दो मम्मी प्लीज। उसने नरमी से उनका हाथ हटा दिया। क्या हुआ मेरी जान? तुम 2 दिनों से किस तरह मुरझा सी गई हो? मुझे बताओ, क्या कोई परेशानी है? उनका शब्द नरम था। या फिर मैं नीरव से कहती हूँ कि तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले जाए, वहाँ तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। नहीं मम्मी, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप परेशान ना हो। उसने उन्हें तसल्ली दिलवाई थी। ये कह तो दिया था। सच तो ये था कि वह उस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, और शायद उसे इसके लिए माँ बाप का सामना करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। तुम्हारे पिता तुम्हारे कमरे में नहीं आए, वो परेशान हैं। इतने सालों के बाद हवेली में एक परेशानी ने सिर उठाया था। जब ये अंदेशा उनके दिल से ख़त्म हो जाएगा, तब वो खुद अपनी बेटी की देखभाल के लिए आएंगे। उसने आंखों को मूंद लिया। वह कुछ देर सोना चाहती थी। वसुंधरा ने झुककर उसके माथे पर किस किया और फिर वहाँ से चली गई और अपनी रुई सी आंखों को खोलकर दीवारों को घूरने लगी। 3 दिनों से उसका यही हाल था। उसने हर एक से बातचीत छोड़ दी थी। कॉलेज से भी उसने छुट्टी ले रखी थी। वह सिर्फ रेस्ट करना चाहती थी। उस किस्से को सर से झटकना चाहती थी, लेकिन शायद वह नहीं जानती थी ये तूफान उसके सर से उतारना इतना आसान नहीं था। ये नहीं जाने वाली थी। जाने वाले ने अपनी ऐसी पहचान छोड़ी थी और ऐसा एहसास छोड़ा था, उसके बदन के रेशों रेशों पर अपनी निशान छोड़ गया था, जो इतनी आसानी से नहीं मिट पाएगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब उसके कमरे में कोई आया था। करीब पिछले 15 दिनों से न जाने क्यों उसे एहसास होता जैसे रात कोई उसके कमरे में मौजूद होता है। चाहने के बावजूद वह गहरी नींद में आंखें नहीं खोल पाती, और कुछ दिन तो उसने अपना वहम और सपना समझकर झटक दिया। लेकिन जब समस्या हद से ज़्यादा बढ़ी तो उसे फिक्र होने लगी। उसके कमरे की हल्की फुल्की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। उसकी डायरी पर लिखे हुए कुछ शब्द, उसके कानों में गूंजती हुई बातें। ये कोई सपना या वहम नहीं हो सकता था। आने वाले को उसने उस रात आखिरकार पकड़ ही लिया था। उस रात वह देर तक जागती रही। वह जानना चाहती थी कि आखिर कौन है जो इतने बेधड़क तरीके से उसके कमरे में आता है।
सोने से पहले वह हर खिड़की, हर पर्दे को अच्छी तरह से बंद कर लिया करती थी, लेकिन उसके बावजूद सुबह कोई न कोई निशान मौजूद होता। वह अब डर में रहने लगी थी। घर में अगर इस बात के बारे में किसी को बताती तो ये जरूर बात का बतंगड़ बना दिया जाता। इसलिए वह अभी खुद इस मामले पर गौर करना चाहती थी। उस रात वह देर तक इंतजार करते करते गहरी नींद में उतर गई। जब वह उसके कमरे में आया और आखिरकार उसे पकड़ने के साथ साथ वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जिसका अब कोई भी उपाय मुमकिन नहीं था। उसके पिता के दिल में एक बार शक ने जगह ले चुकी थी। वह हर एक को शक की निगाहों से देखता रहता था, तब तक जब तक कि उनके सामने बात क्लियर नहीं हो जाती। उसे इस बात का विश्वास था कि अपने पिता के शक की जिद में वह भी जरूर आएगी, उससे भी जरूर पूछताछ होगी। आखिर हवेली की समस्या थी, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। अगर यूं ही सर्दी का बहाना करते हुए अपने कमरे में कैद रहती तो जरूर उसके पिता को उस पर शक हो जाता। इसलिए वह रात में डिनर पर कमरे से बाहर आई। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए भी वो तैयार थी। उस दिन घर से निकलते हुए अजीब सा डर उसके दिमाग पर सवार हो रहा था। पहले जहाँ वो बहादुर निडर होकर अपनी समस्याओं पर बातचीत करती थी, वहीं अब उस डर में रहने लगी थी। उसे यूं मालूम होता था जैसे वह किसी की नज़रों की पकड़ में महसूस हो रही हो। उसे यूं लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई है जो उस पर पूरी नज़र रखता हो। आखिर कौन? और जवाब तरुण पर आकर रुक जाता। वह सोच सोच कर अब पागल हो चुकी थी, लेकिन उसे तरुण नाम के आदमी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह शानदार पर्सनैलिटी का मालिक भी था, पूरा मर्द था जो किसी के दिल पर भी राज कर सकता था। वह उसके होश हवास पर सवार था। उस दिन कॉलेज से आई तो फ्रेश होने के बाद बाहर चली आई। खाना खाते हुए उसने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए एक पुरानी बात को छेड़ दिया। वह उनके असर को जानना चाहती थी। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? उसका सब थोड़ा गंभीर था। वसुंधरा देवी ने सिर उठाकर उसके मासूम चेहरे को देखा। 100 बातें पूछो मेरी प्यारी बेटी, उन्होंने बेहद नरम शब्दों में कहा। आपको कभी ख्याल नहीं आया कि पापा को अपने दोस्त के बारे में भी छानबीन करनी चाहिए? वो कहाँ है उनका बेटा, और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ वो रिश्ता? उसने बात को बड़े ही तरीके से अधूरा छोड़ दिया जब उसकी माँ के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। तुम्हारे पिता खुद उन बातों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते आए हैं। आज तुम्हें कैसे बैठे बैठे अपने अंकल का ख्याल आया? उनके घर में भावना आंटी की बातें कम ही होती थी, और अगर होती भी थी तो उसके पिता के ना रहते हुए, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों में से कोई भी भावना आंटी की बातें नहीं सुन सकते थे। उन्होंने जो कुछ हवेली के साथ किया था और हवेली को जो ना मिटने वाला दाग दिया था, वे कभी नहीं भूल सकते थे। बृजमोहन चौहान को तो इस बात का विश्वास था कि उनके दोस्त की जवान मौत के पीछे भी भावना का ही हाथ होगा, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी उस नाम से सिर्फ नफरत करना ही सिखाया। रही बात उनके बेटे की, तो बृजमान चौहान कभी भी उसे भूल नहीं सकते थे। उन्हें विश्वास था वह उसे ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। आखिर उनकी बेटी का उसके साथ गहरा रिश्ता था। बस वैसे ही मुझे उनका ख्याल आ गया, उनके बारे में पूछना चाहिए। नहीं नहीं, वसुंधरा देवी ने एक शब्दों में जवाब देते हुए खुद को बिजी कर लिया। क्या आप जानती हैं उनके बेटे का नाम क्या था? क्यों, तुम नहीं जानती क्या? उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया। मम्मी, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। उसके बाद इस घर में उनकी कभी बात ही नहीं हुई। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? वसुंधरा देवी उसके करीब से उठकर खड़ी हुई। उन्होंने चेहरे पर गुस्सा सवार कर लिया। झुंझलाते हुए उसे आखिरी बार समझाया, आज के बाद कभी भावना या तेज सिंह की कोई बात इस घर में नहीं होनी चाहिए, और जो भी करेगा फिर मेरे गुस्से से नहीं बच पाएगा। तुम्हारे पिता खुद सब कुछ देख लेंगे। तुम्हें उन लोगों के लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही उन पुराने रिश्तों को कुरेदने की। अगर तुम्हारे पिता को तरुण मिल भी गया तो तुम्हारा बचपन का रिश्ता ख़त्म करवाएंगे और तुम्हें डिवोर्स दिलवा देंगे। वे कभी भी अपनी बेटी को उनके हाथों में नहीं सौंपना चाहते। जिन हाथों की परवरिश भावना ने की हो, भावना को कभी इस लायक नहीं समझते। तुम न जाने ये बात लेकर क्यों बैठ गई हो। उसकी माँ को न जाने किस बात पर गुस्सा आया था। वह चुप हो गई थी। अगर उस लड़के का नाम तरुण था तो ये प्रणव कौन था? वह सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी। उस किस्से के बाद दोबारा उसके घर नहीं आया। ये एहसास भी सुकून देने के लिए काफ़ी था, वरना उसने सोच लिया था वह किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। कई रातों तक वह डर से जागती रही, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया अब दोबारा वह नहीं आएगा। तो वह खुद को उस डर से बाहर निकालने की कोशिश में लग गई। लेकिन शायद ये सब कुछ इतना आसान नहीं था।
उस दिन कॉलेज की छुट्टी थी। वह देर तक सोई रही। तबीयत कुछ भारी होने की वजह से वह कमरे में ही रही। लंच पर नौकरानी उसे बुलाने के लिए आई। वह चकराते हुए सिर को थामे हुए बाहर आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वसुंधरा देवी के साथ साथ उसके पिता ने भी नोट किया था। उन्हें लगा शायद वह पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा ले रही है। जब अचानक उसे जोरदार चक्कर आया, वह लड़खड़ा गई। वसुंधरा देवी ने उसे थाम लिया। तुम ठीक हो गुड़िया? बृजमान चौहान जल्दी से उसकी तरफ बढ़े थे। वसुंधरा ने सहारा देकर उसे अपने कमरे तक पहुंचा दिया। बृजमान चौहान से कह दिया गया था कि वह फैमिली डॉक्टर को घर पर ही बुला लें। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर घर पर आ गई। उन्होंने उसकी बड़ी बारीकी से जांच की। वसुंधरा देवी उसके पास ही बैठी हुई थी, फिक्र में दिखाई दे रही थी, जबकि वह आंखें मूंदे अपने दर्द में डूबे हुए शरीर को संभाल रही थी। डॉक्टर ने फिक्रमंदी से पलटकर दरवाजे में खड़े हुए बृजमान चौहान को देखा था। सब ठीक है ना डॉक्टर साहिबा? हॉस्पिटल लेकर चलें? उनके चेहरे पर फिक्र थी। बड़े साहब, सब ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं बात कर लेती हूँ वसुंधरा मैडम से। ये डॉक्टर उनके घरेलू डॉक्टर थी। कई सालों से उनके घर में आती जाती थी और उनकी वसुंधरा देवी से काफ़ी अच्छी बातचीत भी थी। उनके कहने पर वे चुपचाप बाहर चले गए थे। डॉक्टर ने वसुंधरा देवी के कान में जो बात कहा था वह किसी आफत से कम नहीं था। वह अपनी जगह सुन्न होकर बैठी रह गई। उन्होंने नज़रें उठाकर डॉक्टर के चेहरे पर देखा, फिर उन्हें दूर धकेल दिया। ये क्या बकवास कर रही हो? वसुंधरा देवी की आवाज़ इतनी धीमी थी कि डर में डूबी हुई थी। वह दीवार भी सहम गई। उसने पट से आंखें खोल दी। माफ़ी चाहती हूँ वसुंधरा देवी, लेकिन यही हकीकत है, ये पेट से है। इनको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। वसुंधरा देवी ने मुंह पर हाथ रख लिया। अभी तो तुमने कह दिया, लेकिन आज के बाद अपनी जुबान से ये शब्द मत निकालना। जिस तरह चुप से आई थी, इसी तरह चुप से चली जाओ। उनके चेहरे की रंगत पर वह चुप से सिर झुकाए अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। तब वह उसके जिस्म के तरफ बढ़ी थी और उसे हैरानी से बाजुओं से पकड़कर बैठा दिया। ये डॉक्टर स्मृति ने क्या कहा है? उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई और शब्द बिल्कुल डर में था। मैं कुछ नहीं जानती मम्मी। वह रो रही थी। उसी वक्त दोबारा बृजमान चौहान अंदर दाखिल हुए थे। सब कुछ नॉर्मल कर दिया गया। उन्होंने अपने पीले पड़ते चेहरे को छुपा लिया था। डॉक्टर स्मृति बता रही थी कमजोरी काफ़ी ज़्यादा है और पढ़ाई का दबाव भी है। उनका शब्द न जाने क्यों कांप रहा था। बृजमान चौहान उनके चेहरे को देखते रहे। मेरा इरादा है कि उसे कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने भेज दो और पढ़ाई से छुट्टी दिलवा दो। इसका रेस्ट करवा दो, वह ठीक हो जाएगी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए बेटी के सिर पर हाथ रखा। भगवान सब ठीक करेगा और तुम ठीक हो जाओगी। अभी रिलैक्स करो, आराम करो। वह खुद भी उसकी तबीयत को लेकर परेशान थे, जैसे उन्हें किसी शक ने आ घेरा हो, जैसे उन्होंने वसुंधरा देवी की छुपी हुई बातों का एक पन्ना झांक कर देख लिया हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वसुंधरा देवी ने उस हकीकत को यूं निगल लिया जैसे वह हकीकत इस वक्त जन्म लेकर ख़त्म हो गई हो। रात के अंधेरे में एक बार फिर उसके कमरे में आई थी और उसका दरवाज़ा बंद करते हुए उसे अपने सामने जगाते झकझोरते हुए खड़ा कर दिया। किसके साथ मिलकर तुमने ये गलत हरकत की है? अगर मुझे नहीं बताओगी तो पिता के हाथों मार खाओगी। वह रो रही थी और वह भी बस रोते हुए सिर झुकाकर खड़ी रही। मम्मी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता वह कौन था। बस आया था और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कोई बनी बनाई कहानी थी, कोई ड्रामा सीन नहीं था। यह हकीकत थी। यह हकीकत इतनी डरावनी थी कि वसुंधरा देवी ने हर चीज़ आजमा ली, लेकिन उसने उससे ज़्यादा कुछ न बताया और न कुछ वह जानती थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वह किसी दुश्मन की भेंट चढ़ गई है। बृजमान चौहान का कोई बदला या फिर उनकी बेटी की बदनामी, जो भी था, लेकिन बहुत डरावना था। उन्हें विश्वास था अगर ये खबर बृजमान चौहान के कानों तक पहुंच गई तो वह उसे जिंदा गाड़ देंगे, उसका नामो निशान इस हवेली से मिटा देंगे। वह रो रो कर बिल्कुल परेशान हो गई थी। उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। ये आफत कम नहीं थी। वह बिन ब्याही माँ बनने जा रही थी, किसी के अधिकार में होकर भी, किसी की पत्नी होते हुए भी। लेकिन वह बृजमान चौहान की बेटी थी, जिसने कई सालों तक उस गांव और इलाकों पर अपना राज किया, सिर्फ अपने नाम के बदौलत, सिर्फ अपने मुकाम और इज्जत के बदौलत। आज उनकी इज्जत दो कौड़ी की हो गई थी। आखिर कौन थे तुम? वापस पलट कर क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारे संबंधित कुछ जानना चाहती थी। तुमने मुझे इतनी परेशानी में डालकर रख दिया है कि मैं सारी ज़िंदगी भी तुमसे नफरत करूं तो कम होता। काश मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। तुमने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वह दबी दबी सिसकियों से कहते हुए
अपने घुटनों पर झुक गई। उसने अपना चेहरा छुपा लिया। न जाने उसका अंजाम क्या होने वाला था, मौत या फिर मौत से भी ज़्यादा बड़ा। उसने कभी अपने दिमाग में भी ना सोचा होगा कि वह इस तरह बदनाम होगी। उसे अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी। उस पर बदचलन लड़की का दाग लग जाएगा। वह बेमौत मारी जाएगी। ये बातें उसे अंदर ही अंदर निगलती जा रही थी। अब वसुंधरा देवी ने न जाने क्या मंसूबे बना रखे थे, जो उन्होंने उसे अगले कुछ दिनों के लिए कमरे में ही कैद कर दिया। उन्होंने कह दिया था वह बाहर किसी के सामने नजर न आए। बृजमोहन चौहान खुद ही शाम को उससे एक मुलाकात करने आते थे। वे चाहते थे कि वह पहले की तरह बाहर आए, हंसे खेले, सबके साथ मिलकर बैठे। एक बार फिर से उसे चाहत हुई, लेकिन वसुंधरा देवी ने उन्हें बिल्कुल मना कर रखा था। लेकिन आखिर कब तक? आखिर ये हकीकत एक ना एक दिन तो खुल ही जानी थी। उस शाम उन्होंने बृजमोहन चौहान को कह दिया, ये कुछ दिन अपनी मौसी के यहाँ बिताना चाह रही है। वह अपनी कजन के साथ रहकर उसका दिमाग भी बढ़ जाएगा और उसकी दिमागी उलझन भी खत्म हो जाएगी और उससे बाहर आ जाएगी। उन्होंने आज तक उसे किसी के हवाले नहीं किया था और ना ही वो चाहते थे कि घर की जवान लड़कियां किसी दूसरे के घर में जाकर रहे। लेकिन वसुंधरा देवी ने उन्हें मना लिया था और इस बात पर वे चुप हो गए। ड्राइवर गाड़ी के साथ बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसकी माँ ने जरूरी सामान पैक करते हुए उसे गाड़ी तक पहुंचा दिया। सख्ती से उसका हाथ थामे हुए, उन्हें धीरे से बोलते हुए उसे इशारा किया। माँ, सुबह समझा दिया, तुम्हें मौसी के घर नहीं जाना, बल्कि वहाँ जाना है जहाँ ड्राइवर लेकर जा रहा है, और वहीं रहना है जब तक कि मैं ना आऊँ, जब तक कि डॉक्टर श्रुति ना आए। तुम्हारे पेट से ये गंदगी साफ करवाने के बाद ही तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगी, ताकि तुम जिंदा बच पाओ। और वह चुप से गाड़ी में बैठ गई। भगवान न जाने उसने लौट के आना भी था या नहीं। भगवान न जाने उसका अंजाम क्या होना था। लेकिन वह बहुत डर में पड़ी हुई थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे ये सब कुछ देखना पड़ा था, जिसकी वजह से उसके लिए सांस लेना भी दुश्वार था। बस एक बार उस परेशानी से जान छूट जाती, फिर उसके बाद जो होता देखा जाता। मैं ज़रूर उस आदमी को ढूंढ निकालूंगी और फिर उससे हर एक सवाल का जवाब मांगूंगी। उससे ज़रूर पूछूंगी कि आखिर उसने किस बदले का उसे शिकार बना डाला। फैलते हुए अंधेरे के साथ गाड़ी एक अनजान मंजिल के तरफ दौड़ रही थी। उसने ड्राइवर से पूछा ही नहीं था, बस सिर झुकाकर रोती रही तब तक कि जब तक कि गाड़ी एक झटके से नहीं रुकी। उसने सिर्फ सिर उठाकर देखा। झटका इतना जोर का था कि उसका सिर सीट से जा लगा। कुछ भी समझने के काबिल नहीं थी। सामने खड़ी गाड़ी से निकलने वाले आदमी को बस सुन नज़रों से देखती रह गई। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर मास्क। आने वाली की शक्ल साफ नहीं देख पा रही थी। बस वह अपनी भरपूर पर्सनैलिटी के साथ ड्राइवर के सिर पर खड़ा था। उसे उतारने का इशारा किया और वह डर से और ज़्यादा सिमट गई। बाहर आओ वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। उसने पिस्तौल ड्राइवर की कनपटी पर लगा दी। बिल्कुल गुस्से के शब्दों में दहाड़ा और पलक झपकते वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वह कांपते हुए कदमों के साथ बाहर निकली। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। बैग वहीं सीट पर पड़ा रह गया। आंसू भरी आंखों से वह बाहर निकली। शॉल को ठीक किया, लेकिन तब तक उस आदमी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसे गाड़ी में बैठते हुए उसने सबसे पहले उसकी पीठ पर उसका हाथ बांधे और फिर उसकी आंखों पर कपड़ा डाल दिया। वह चिल्लाती रह गई। जब उसके मुंह पर टेप चढ़ा दी गई, वह कुछ भी करने के लायक नहीं थी। गाड़ी में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी और पल भर में वह गाड़ी जैसे उड़ाकर ले गया। ड्राइवर बेचारा हक्का बक्का सा वहीं खड़ा रह गया। अगर वह वापस पलटकर जाता तो शायद बृजमोहन चौहान के हाथों मारा जाता। ऐसा नहीं था कि बृजमोहन चौहान की दुश्मनी ज़्यादा थी। वह कभी भी किसी गार्ड के साथ बाहर नहीं जाते थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ था वह उसकी इज्जत पर गहरा धब्बा था। रात के अंधेरे में गाड़ी हवेली लौटी। हवेली में तो हंगामा ही अलग था। ये खबर सबके लिए जानलेवा थी, लेकिन वसुंधरा देवी तो बस आसमान से गिरने के बाद खजूर पर अटक चुकी थी। हवेली की डूबी हुई रात में कितने सालों के बाद एक बार फिर वही किस्सा दोहराया गया, जो किस्सा आज से कितने साल पहले उस हवेली की दीवारों में चुनवाया गया था। जिस किस्से को भुलाने के लिए आज उस किस्से को दोबारा दोहराया गया था। उस किस्से को भुलाने के लिए उन सारे नामों को मिटा दिया गया था। उनके साथ हर रिश्ता ख़त्म कर दिया गया और आज एक बार फिर वही सब कुछ दोहराया गया। बृजमोहन ने हर चीज़ को आजमा लिया। नीरव और तेजस दोनों ने भी बहुत छानबीन की, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं लगा। एकदम से सारी उम्मीद ही खत्म हो गई। न जाने उसे ले जाने वाला कौन था।
ये एक आम किस्सा नहीं था, एक ऐसा किस्सा था जिसने पूरी हवेली को हिला दिया। कयामत जैसे उस हवेली में आकर टूटी थी। हर रात से पर्दा उठने वाला था। उनमें शामिल हर एक नाम इंतजार में था। वह आदमी अपनी तरफ से पत्ते फेंकते हुए खेल की शुरुआत कर चुका था। अब उसे खेल को अंजाम तक पहुंचाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। सो अब देखने वालों ने सिर्फ देखना था। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद वह थक चुकी थी। उसके हाथों में दर्द होने लगा था, जबकि उसके फड़फड़ाहट से भी सामने वाले पर कोई असर नहीं हुई थी। न जाने क्यों, लेकिन ना कोई जवाब और ना ही कोई धमकी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई थी। करीबन 3 घंटे के बाद गाड़ी मंजिल पर आकर रुकी। रात काफ़ी हद तक फैल चुकी थी। उसकी भूख प्यास सब कुछ गायब था। शायद काफ़ी देर फड़फड़ाने के बाद, थकावट के बाद, सीट से गर्दन टिकाकर वह नींद की वादियों में उतर गई। गाड़ी रुकने का उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। सामने वाले ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा, फिर उससे झुककर उठा लिया। वह उसे अपने बाजुओं में समेट कर ही घर के अंदर ले आया। अब आंगन में टहलती हुई उसकी माँ बड़ी परेशानी से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे एक नज़र देखते ही बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी थी। ये तुम कहाँ थे तरुण? और ये कौन है? और उसके चेहरे पर परेशानी बिखर गई। वह आवाज़ सुनते ही उसे अपनी पोजीशन का पता हुआ। नींद खुलते ही वह फड़फड़ाई थी और सामने वाले ने उसे ज़मीन पर उतार दिया। सहारा देकर उसे अपने पास खड़ा किया और फिर हाथ बढ़ाते हुए उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। तेज रोशनी में उसकी आंखें बिल्कुल चौंधिया गई थी। उसने सिर झुकाकर आंखों को खोलना चाहा। तब तक वह हाथ बढ़ाते हुए उसके मुंह को आज़ाद कर चुका था और उसी वक्त उसकी पीठ पर खड़ा उसके हाथ खोल रहा था। उसने एक नज़र अपने सामने खड़ी हस्ती को देखा। बस बिल्कुल सुन्न और पथराई हुई नज़रों से उन्हें उसे ही देखती रही, जबकि वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह एकदम और ज़्यादा बढ़ा, उनके नज़दीक हुई। वह फिर धीरे से बोली, उससे कह दिया, आंटी जी। भावना देवी देखते ही हैरान हुई थी और जो उनके बारे में शक था उस पर विश्वास की मोहर साबित हो गई थी। उन्हें एक नज़र उसे सिर से पैर तक देखने के बाद पलटते हुए तरुण की तरफ देखा। वह सवाल भी नहीं कर पा रही थी, बस हैरानी से अपने बेटे को देख रही थी। जब वो चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया था। आपकी बहू, उसका शब्द गंभीर था जब उसने साथ खड़े आदमी को देखा और फिर उछलते हुए 2 कदम दूर हो गई। उसकी आंखों की हैरानी बढ़ चुकी थी। ये वही आदमी था जिसे वह रात के अंधेरे में भी पहचान सकती थी, जिसका शब्द, जिसका चुंबन, जिसका एहसास, जिनके जज्बात उसके सिर पर चढ़कर कई महीनों से उसके दिमाग को परेशान कर रहे थे। उसने आगे बढ़ते हुए उसे गिरबान से पकड़ लिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और कौन हो तुम? उसका शब्द इतना गुस्से में निकल रहा था कि आज तक उसने इतना गुस्सा कभी नहीं अपनाया था। उसने नरमी से उसके बाजू को छुड़ा लिया और फिर वह छटपटाते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। और पापा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुमने मुझे बर्बाद किया है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम यहाँ तसल्ली से ज़िंदगी बिता रहे हो। आखिर चाहते क्या हो मुझसे? मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है, बताओ। वह हमेशा की तरह सवाल पे सवाल करती, सवालों की बारिश करते हुए उससे जवाब मांग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो बहते हुए उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसके चेहरे की रंगत लाल थी, बिखरी हुई थी, सांस थर थर कांप रही थी। वजूद कांपता हुआ, दिल आसपास लिपटे हुए अंधेरे, उसे डरा देने के लिए क्या कुछ नहीं था वहाँ। उस वक्त वह आदमी उसके साथ मौजूद थी और फिर उसकी आंटी भी उसका दिमाग समझने से परहेज कर रही थी। जिस वक्त भावना उस हवेली से अपने बेटे के साथ निकली थी, उस वक्त वह बहुत छोटी थी, लेकिन उनके उम्र के हिसाब के बावजूद उनके चेहरे के नैन नक्श को वह पहचान गई थी। अच्छी तरह जानती थी कि ये भावना आंटी हैं, उसकी आंटी और सास भी है, जिनके बेटे से उसकी शादी बचपन में हुई थी जब उसके अंकल जिंदा थे। अंकल की मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। तरुण हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ उस हवेली से निकल गया था। तो उन्होंने हमें यही कहा था कि भावना देवी का अफेयर किसी गलत आदमी के साथ चल रहा था। इसी वजह से उनकी माँ ने उसके पिता के दिमाग में भी यही सब कुछ भरा हुआ था और उसी के नतीजे में वे अचानक आने वाले हार्ट अटैक से जान की बाजी हार गए थे। उसके बाद जितने साल वह हवेली में रही, उसी हवेली में अक्सर ही कोई न कोई आता जाता रहता। न जाने वह कौन था, उसकी आंटी के साथ उसके आंटी के क्या संबंध थे। लेकिन ये बात उस वक्त सबके सामने आई जब एक रात वह चुप्पी से निकल गई। अपने बेटे के साथ ही वसुंधरा देवी ने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था किसी गैर मर्द के साथ जाते हुए। जब वह शोर मचाती तब तक वह निकल चुकी थी और सुबह ये खबर आग की तरह फैल गई थी।
उन्होंने कई साल पहले ही अपने पति की सारी दौलत को अपने बेटे के नाम करवा लिया था। फिलहाल अब उन्हें किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। उसे हवेली से चले जाने के बाद बृजमोहन ने उनसे हर संबंध खत्म कर लिया था। उनके लिए वह एक बचलन औरत साबित हुई थी, जिसका पीछा करना और उसे वापस हवेली में ले जाना हवेली के लिए एक दाग से कम नहीं था। इलाके भर में ये खबर मशहूर हुई और बृजमोहन की काफ़ी बदनामी हुई, लेकिन अब तो इस बात को बीते कई साल हो चुके थे। उनके लिए भावना उनके दोस्त की पत्नी, बचपन में जोड़े गए रिश्तेदारी की वजह से अब उनकी समधन भी, अब इस सब इल्ज़ाम की वजह से वह उनके लिए मर चुकी थी। तेज सिंह अपने दोस्त के साथ ही उन्होंने अपने समधन के साथ भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा था। सिर्फ इसी वजह से उसकी परवरिश भावना के हाथों हुई थी और आज कई सालों के बाद अपने सामने उस बदचलन औरत को देखकर वह थम सी गई। आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा था? दिमागी तौर पर इस तरह परेशान थी कि जैसे ही सामने खड़े आदमी ने उसे बाजू से पकड़कर हिलाया तो वह बिल्कुल सुन हुई नज़रों से उसे देखने के बाद उसके बाजुओं में झूल गई। आज उसने जो कुछ बर्दाश्त किया था, उसके बाद उसका दिमाग बुरी तरह से हिलकर रह गया था। उसने जल्दी से उसे अपने बाजुओं में समेट लिया, फिर उठाकर कमरे में ले आया। भावना तो उस पर झुकी हुई थी, उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए अपने बेटे पर अपना गुस्सा भी निकाल रही थी, जिसने न जाने कौन से बदले की आग में उस मासूम जान को सबक सिखाना चाहा था। जब उसे होश आया, वह कमरे में अकेली थी। कमरे की शानदार बनावट ने उसे एक पल ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उस कमरे की खूबसूरती इतनी थी, उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। हर चीज़ बड़ी बारीकी से देख रही थी और सामने दीवार पर वह टंगी तस्वीर को देखकर सहम सी उठकर बैठ गई। काफ़ी देर वही तस्वीर में लगे फ्रेम में उसकी मुस्कुराहट को देखती रह गई, फिर सिर झुका लिया। वह आंटी का बेटा है, उसके पापा का दोस्त का बेटा है, उसी से तो उसकी शादी हुई थी, यानी ये उसका पति है। काफ़ी देर खुद से ही जंग करती रहीं। जब कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और उसने चेहरे पर बिल्कुल लापरवाही सजा ली थी। भावना देवी के साथ वह भी कमरे में दाखिल हुआ था। भावना देवी जल्दी से आगे बढ़ी, उसके हाथ को थाम लिया। कैसी हो मेरी बच्ची, तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसने अपने हाथों को वापस खींच लिया। मुझे आपकी झूठी मूठी हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपने घर छोड़ कर आओ, क्योंकि मैं वहीं सुरक्षित रहूँगी। उसका शब्द गुस्से में निकल रहा था। वह बड़ी हैरानी में पड़ गई थी। उसने जबरन अपना हाथ भावना देवी से छुड़ाया था। वह अब उसे गुस्से वाली नज़रों से देख रहा था। ये किस तरह की बात कर रही हो मेरी माँ से तुम? मेरी माँ से तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो, तरुण ने कहा। भावना देवी ने उसे टोका। आप और आपकी माँ तमीज़ के दायरे में रहकर बात करने के लायक नहीं। तमीज़ और बदतमीज़ी की बातें आप लोगों के मुँह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने वही सब कुछ दोहराया है जो कई साल पहले आपकी माँ के साथ ये सब कुछ हो चुका है। आपने मुझे भी अपनी माँ की तरह बदचलन साबित कर दिया। और वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था, उससे पहले कि वह उसके गुस्से का शिकार होती। भावना ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। रुक जाओ तरुण, रहने दो, ये सब शोभा नहीं देता। मर्द होकर औरत पर हाथ उठाना, बाहर जाओ। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह से जुबान खींच लूँगा। तुम अगर हकीकत जानोगी तो फिर नफरत करोगी उन हवेली के लोगों से और खुद से भी, जिनकी गंदी पैदाइश हो तुम। उसका तेज गुस्सा देखकर वह डर से सिमट कर पीछे हो गई। भावना देवी ने उसे बाहर खींच लिया था। उसे आराम करने का कहकर खुद भी बाहर चली गई। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। उसके दिमाग में अजीब से विचार उठने लगे और उसने जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, वह गलत था। ये अंदाज़ा नहीं अपनाना चाहिए था उसे। फिर सिर झटकते हुए वह लेट गई। खाना साइड टेबल पर पड़ा पड़ा ही ठंडा हो गया। उसने एक निवाला भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारा और ना ही उस सिचुएशन में उसका दिल चाह रहा था कि वह आराम और सुकून से खाना खाए। इधर बृजमोहन हवेली में पूरी रात बिताने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चला था। न जाने उसे ज़मीन निकल गई या आसमान। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन बृजमोहन के हाथों उसका पता नहीं चल पाया था। उस वक्त भी सोफे पर सिर गिराए बैठे थे जब अचानक ही उनके दिमाग में ख्याल कूद पड़ा और उन्होंने सिर उठाकर वसुंधरा देवी की तरफ देखा। तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन के घर जा रही है, लेकिन वह उस रास्ते पर क्या कर रही थी? ड्राइवर बता रहा था जिस रास्ते पर वह किडनैप हुई, वह रास्ता तुम्हारी बहन के घर नहीं जाता। आखिर वही हुआ जिसका वसुंधरा देवी को डर था। उनका शक उसकी तरफ चला गया। वह बस सिर झुकाए बैठी रही। शायद ड्राइवर ने कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लिया होगा। आप बेवजह शक कर रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त ड्राइवर को बुलाया
वह उनके सामने हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। तुम उस रास्ते पर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारा कोई प्लान था या तुम किसी के साथ मिले हुए थे? उन्होंने ड्राइवर को गिरेबान से पकड़ लिया। अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए काट दी जाएगी। और वह जानता था कि सामने वाला बृजमोहन चौहान अगर कह दिया तो वह करके भी दिखाएगा। उसने कांपते हुए सारी हकीकत उनके सामने खोलकर रख दी। मुझे वसुंधरा मैडम जी ने कहा था कि मैं उन्हें इस इलाके से दूर फ्लैट में छोड़ दूं। मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं जानता। वह ये सब होने के बाद उन्होंने पलटते हुए एक बार फिर वसुंधरा देवी के चेहरे को देखा, फिर एकदम उठते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। मुझे सच सच बताओ, हकीकत क्या है, वरना तुम जानते हो ये रात तुम्हारी इस हवेली में आखिरी रात भी हो सकती है। उनका गुस्सा इस तरह बढ़ गया कि वसुंधरा देवी वहीं सिमट गई थी। उन्होंने वसुंधरा देवी को घसीटते हुए कमरे में लाकर खड़ा कर दिया। वसुंधरा देवी, तुम इस वक्त मेरे सामने बैठकर अपनी जुबान से सिर्फ सच उगलोगी, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें भी इस हवेली से बाहर निकाल फेंकूंगा। तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। फिर वसुंधरा देवी ने जो हकीकत उनके सामने खोली, वह गुस्से से दहाड़ उठे थे, उनकी तरफ बढ़े थे। उनके थप्पड़ों ने वसुंधरा देवी के चेहरे पर निशान छोड़ दिए। ये जो कुछ तुम कह रही हो सच है? उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। उनके कांपते हुए हाथ उस वक्त वसुंधरा देवी के गर्दन पर थे। बृजमोहन, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने जो कुछ किया डर में आकर किया। मैं सिर्फ उसकी जान बचाना चाहती थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे बस एक बार तुम्हारी बेटी मिल जाए, उसके बाद तुम दोनों माँ बेटी के साथ क्या करना है ये मैं तय कर चुका हूँ। वसुंधरा देवी को मालूम हो चुका था कि उनकी हैसियत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। बृजमोहन अगर उन्हें इतनी ऊंची चोटी पर बिठा सकते थे तो उसे ज़मीन पर गिराने में ज़रा भी ना हिचकिचाते। फिर वह किसी काबिल नहीं रह जाती। बृजमोहन के लिए ये हकीकत कपा देने के लिए काफ़ी थी। उनकी बेटी किसी की पत्नी होते हुए भी किसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। न जाने अभी कितनी आफत आनी और देखनी बाकी थी। इधर भावना देवी के घर पर वह पूरी रात ही बेमकसद करवटें बदलती रही। सुबह के बाद उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी आंख जल्दी ही भूख की वजह से खुल गई। उसने रात भी कुछ नहीं खाया था। बेड से उतरते हुए वह कमरे से बाहर निकल आई। घर काफ़ी शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था। वे लोग यहाँ रहते थे और उसके पिता को मालूम ही नहीं था। सीढ़ियाँ उतरते हुए वे नीचे आई तो भावना के साथ तरुण नाश्ता कर रहा था। वह भी बिना किसी झिझक के नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। भावना ने नाश्ता उसके सामने रखा। वह बेदिली से सिर झुकाए खाने लगी। उसे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन वह उन लोगों के बीच नहीं बैठना चाहती थी। उसके चेहरे पर उस वक्त सिर्फ नफरत थी। खाना खाने के बाद उसने सिर उठाकर सामने बैठे हुए तरुण की आंखों में देखा। मुझे घर छोड़ दो, पापा के पास। पापा को इस हकीकत के बारे में भी खबर दे दो। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसमें मेरी कोई गलती नहीं। छोड़ आऊँगा, लेकिन जब तक तुम्हारे पिता की अकल ठिकाने नहीं आएगी जब तक नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हें एहसास हो जाएगा उस हवेली में मेरी माँ के साथ क्या कुछ हुआ था। आखिर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी आपकी माँ के साथ जिसका बदला आप मुझसे ले रहे हैं। मेरे कमरे में आकर आपने मुझे बदनाम किया, मेरी ज़िंदगी को परेशानी का शिकार बनाया और अब मुझे यहाँ कैद करके बैठे हैं। वह चीख पड़ी थी, मेरे सामने अपनी आवाज़ को नीचे रखकर बात करो। भावना चुपचाप उन दोनों को झगड़ते हुए देख रही थी। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो ये तुम्हें यहाँ मालूम नहीं होगा। उस वक्त मालूम होगा जब तुम अपनी जुबान से सच सुनोगी। वह बस सर झुकाए रोती रही। भावना उसके साथ काफ़ी नरमी से पेश आ रही थी, लेकिन वह एक ही बात पर अटकी हुई थी। आखिरकार भावना को इस बात को मानना ही पड़ा। अनाया को उसके घर छोड़ाओ प्लीज़ बेटा। ये सब कुछ वह इस कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नहीं माँ, मैं उसे इस बार सिर्फ छोड़कर नहीं आऊँगा। आप भी मेरे साथ चलोगी। इस बात पर भावना देवी ने अपना मुंह मोड़ लिया। मैं मरकर भी उस हवेली में दोबारा वापस नहीं जा सकती। इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। वह बिल्कुल गंभीर होती कमरे में चली गई थी। नहीं माँ, आपको जाना ही होगा। आखिरी बार इस हकीकत और साजिशों से पर्दा उठाने के लिए जो आपके साथ बीत गई है, जिसके बाद आपको बदचलन मशहूर कर दिया गया था। उस हवेली का बच्चा बच्चा आपको बदचलन कहता है। आपको अपने किरदार की सफाई देने के लिए वहाँ जाना ही होगा। मैं आपके साथ हूँ। इधर बृजमोहन अपनी बेटी और पत्नी की बातों को सुनकर परेशान हो चुका था। उसकी बेटी नहीं मिली थी और जो खबर उसे वसुंधरा देवी की तरफ से मिली थी उसके बाद तो उसके रहे सहे होश भी चले गए थे। उसी शाम वो अपने कमरे में था।
हवेली में एक मातम सा छाया हुआ था। नीरव और प्रणव अभी कम उम्र के थे। प्रणव की उम्र अभी सिर्फ 17 साल थी और नीरव की उम्र 18 साल की थी, लेकिन उसके बावजूद वह कड़ी मेहनत कर रहे थे कि उनकी बहन मिल जाए। इलाके भर में ये खबर फैला दी गई थी। उनका बाहर आना जाना खत्म हो गया। जब आधी रात बीती, रात के अंधेरे के साथ साथ उनका दिल भी अंधेरे में डूबता जा रहा था। ये रात भी बिल्कुल कयामत जैसी होने वाली थी। वह दहलते हुए दिल को संभाल कर कमरे से बाहर निकले। वसुंधरा देवी सोफे पर अपना सिर गिराए बैठी थी। उनकी हैसियत, उनकी औकात, उनका नाम, उनका रुतबा, सब कुछ बदल चुका था। बृजमोहन ने पल भर उन्हें उनकी औकात से मिलवा दिया था। जब सामने के दरवाजे से अंदर आने वाली बेटी को देखकर बृजमोहन के कदम जोर से वहीं जम गए। पीछे खड़े आदमी के तरफ बढ़ते हुए वह रुक से गए। ये मंजर देखकर सभी परेशान थे। भावना देवी भी उसे देखते हुए उठ खड़ी हुई। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई हो। वसुंधरा देवी जल्दी से आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वह बेकाबू रो रही थी, जबकि वह दरवाजे के अंदर उस बेजान आदमी की पीठ से निकलने वाली परछाई को देखकर एक पल के लिए सारी हवेली बिल्कुल सन्नाटे में हो गई। उनके रगों में 20 साल बीते सारे जख्म ताजे हो गए थे। उनके रगों में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। जैसे हर मंजर ने पलटकर उसे देखा था। कितने साल बीत गए थे और उन सालों ने उनके चेहरे पर गहरी लकीरें छोड़ दी थी। आंखों में आंखें डालकर वह बृजमोहन को देख रही थी जब वो हैरानी से कदम उठाते हुए उनकी तरफ बढ़े और फिर उनके पास आकर खड़े आदमी को देखा। कोई भी कुछ समझने के लायक नहीं था। किसी के मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही थी। बहन के आने की खुशी में नीरव, प्रणव भी बाहर आ गए। नीरव ने आगे बढ़कर तरुण का गिरेबान थाम लिया। कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हवेली के इज्जत पर हाथ डालो? उसने नरमी से अपने गिरेबान से हाथ हटाते हुए उसे दूर धकेल दिया था। अगली बार मेरे गिरेबान पर हाथ डालने से पहले याद रखना, ये तरुण का गिरेबान है और मेरी तरफ उठने वाले हाथों को मैं तोड़ दिया करता हूँ। वे बिल्कुल अपने पिता जैसा रुतबा और शब्दों में बात कर रहा था। उनकी तरह बिल्कुल कदकाठी थी। उन्हीं के नैन नक्श थे। बृजमोहन की नज़रें बिल्कुल उस पर गड़ गई थी। क्या हुआ अंकल जी? मुझे देखकर आप हैरान रह गए। हाँ, मैं ही हूँ, आपका जिगरी दोस्त तेज सिंह का बेटा तरुण हूँ और आपका दामाद तरुण और अपनी माँ का चहीता बेटा तरुण। क्यों आए हो तुम यहाँ पर इस औरत को इस हवेली में लेकर? मेरी बेटी तुम्हारे पास थी, यानी ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही पत्नी पर हाथ डालते, उसे बदनाम करते हुए? वह तुम्हारी ही पत्नी है। तुम दोनों की बचपन में शादी हुई थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम्हारी परवरिश जिस हाथों में हुई है, तुम्हारा चाल चलन भी उसी तरह का होगा। वह बस चुपचाप सुनता रहा। भावना देवी ने सिर झुका लिया। वह 2 कदम चलता हुआ वसुंधरा देवी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानी है और ये भी सच है कि आप लोग कहानी बनाने में काफ़ी माहिर भी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को अपनाऊं और आपकी बेटी को इज्जत दूं, तो आज आपको अपनी बनाई हुई कहानी सबको सुनानी पड़ेगी, वरना मैं खड़े खड़े आपकी बेटी को यहीं डिवोर्स के नाम पर छोड़कर चला जाऊंगा। हमेशा के लिए ये बच्चा नाजायज़ कहलाएगा। आपकी बेटी बदचलन साबित हो जाएगी। बृजमोहन दहाड़ उठे थे और वह पलटकर उन्हें देखने लगा। आपने हमेशा सुनी हुई बातों पर यकीन किया, आंखों देखी पर नहीं। अगर मेरी माँ को मेरे पिता की निशानी मानकर रखा होता तो शायद ये नौबत ना आती। शायद आपके घर में उन्हें अपनी इज्जत का डर न होता। बृजमोहन ने सवालिया नज़रों से पलटकर अपने पत्नी को देखा था। तुम बताती क्यों नहीं हो कि तुमने वसुंधरा देवी को किसी के साथ यहाँ से फरार होते देखा था? और वह आदमी कौन था जिसके साथ मेरी माँ की मुलाकातें होती थी? ये ज़रूर बताएंगी, क्योंकि ये इनकी समधन भी हैं। भावना ने पहली बार इस बहस में हिस्सा लिया था। यहाँ हर एक आदमी जानने को तैयार खड़ा है, ये जानने के लिए कि हकीकत क्या थी, उस दिन क्या हुआ था। और अगर आपने सच के अलावा कुछ और भी उगला तो आपकी बेटी के साथ वही सब कुछ दोहराया जाएगा, जो मैं दोहराना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि इस हवेली में एक बार फिर कोई भावना जैसी जन्म ले। फिलहाल ठीक होगा कि अपनी जुबान से सिर्फ और सिर्फ सच निकालो। आज बारी भावना देवी के हाथों में आ गई थी। आज वे अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपना रुतबा वापस हासिल करने के लिए यहाँ आई हुई थी, वह भी अपने बेटे के साथ। और उसी दिन वसुंधरा देवी ने तंग आकर हाँफते हुए उस हकीकत से पर्दा उठा दिया जो सालों से सिर्फ उसके दिमाग में दफन थी। भावना देवी के साथ मैंने हमेशा नफरत की, क्योंकि मुझे आपका दोस्त और उसकी पत्नी भावना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह इस हवेली में रहे। वजह तेज सिंह थे। तेज सिंह का रिश्ता पहले मेरी बहन से हुआ था, जबकि मैं भी तेज सिंह को पसंद करती थी।
उन्होंने ऐन वक्त पर उस मंगनी को ख़त्म करके भावना देवी से शादी कर ली। तब से ही मुझे भावना देवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने मेरी बहन को ठुकराकर भावना देवी को अपना लिया था। घर वालों के फैसलों के हिसाब से मेरी शादी भी बृजमोहन के साथ जोड़ दी गई। भावना को तेज सिंह मिल गए थे। भावना की शादी तेज सिंह से कर दी गई थी। यही आग मेरे दिल में बहुत तेज जल रही थी। मैं भी तेज सिंह को ही पसंद करती थी, लेकिन मेरी शादी बृजमोहन से हो गई थी। यहीं से मेरे दिमाग में नफरत ने जगह बना ली थी। हर एक काम में भावना को नीचे दिखाना, हर बात में उसे छोटा महसूस करवाना, तेज सिंह की नज़रों में उसे गिराना। लेकिन उसके बावजूद ये सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं। और तेज सिंह तो भावना को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। वक्त बीतने के साथ जहाँ भावना ने एक बेटे को जन्म दिया, वहीं हमारे यहाँ पहली औलाद बेटी हुई। ये भी मेरी जलन की एक वजह थी। परिवार भर में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वसुंधरा देवी के अंदर जलती हुई आग और ज़्यादा भड़क चुकी थी। उन्होंने हर मुकाम पर भावना देवी को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार और अपनी सादगी की वजह से वह हर एक की नज़रों में अच्छी इज्जत और पहचान बना चुकी थी, जिसे गिराना वसुंधरा देवी के लिए आसान नहीं था। और जब उस दिन अचानक तेज सिंह हार्ट अटैक के शिकार हो गए थे। हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अस्पताल ले जाने तक में उनकी जान चली गई थी। भावना की ज़िंदगी में अंधेरे फैल गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी के कठिन राहों में तेज सिंह कभी उनसे अपना दामन छुड़ाकर चले जाएंगे, उन्हें अपने मासूम बेटे के साथ अकेला छोड़ देंगे। तेज सिंह के मृत्यु के बाद ही परिवार भर में ये बातें होने लगी थी कि अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा तो तुम इस हवेली का बंटवारा कर सकते हो, क्योंकि तेज सिंह और बृजमोहन बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे। उनका कारोबार, उनका घर, उनकी हर चीज़ एक साथ खरीदी गई थी, बनाई गई थी। तो वे चाहते थे कि अब तेज सिंह के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद उनके बेटे के नाम कर दी जाए, और भावना अगर चाहे तो वह दूसरी शादी भी कर सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं। और ये खबर जब वसुंधरा देवी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने सिर पर जैसे बम गिरता हुआ महसूस किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना ही वो कभी ऐसा सोच सकती थी। बृजमोहन अगर चुप थे तो भी नहीं, लेकिन भावना देवी ने खुद ही मना करते हुए कह दिया कि तेज सिंह के अलावा वह किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। वैसे भी उनके पास ज़िंदगी बिताने के लिए उनका इतना प्यारा बेटा मौजूद है। अपने बेटे से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद वसुंधरा देवी के बेकरार दिल को करार नहीं आया। ये आग रोज़ रोज़ बढ़ता चला गया। जब उन्होंने वो घटिया मंसूबा बनाया, उस दिन अपने ही किसी रिश्तेदार को बुलाकर उन्होंने उसे अकेले भावना देवी के कमरे में जाने के लिए कह दिया। भावना देवी के साथ उनके रिश्तेदार ने वही गंदी हरकतें की। वे आदमी अपने जिस्म की भूख मिटाकर जा चुका था। उन्हें देखने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाए। एक औरत ही एक औरत की दुश्मन बनी, और भावना ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत नीलाम होने से बचाई थी। इससे पहले कि बृजमोहन के सामने शिकायत लेकर पहुंच जाती और सारा राज उगल देती, वसुंधरा देवी ने उन्हें धमकियां देते हुए वहां से निकल जाने के लिए कह दिया। ये भी कहा गया कि अगर उन्होंने ये राज बाहर निकालने की कोशिश भी की तो हमेशा के लिए उनके बेटे को उनसे छीन लिया जाएगा, और ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया जाएगा जो उनके हित में अच्छा नहीं होगा। भावना ने कितनी ही विनती की थी, वही जानती थी, या फिर उनके भगवान जो उनके दुख को समझते। कोई सहारा नहीं था। दौलत तो पहले ही तेज सिंह के रहते हुए उनके नाम कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके सर पर किसी मजबूत हाथ का साया होना चाहिए था। कोई सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी जहां उनकी इज्जत सुरक्षित रहे। लेकिन वसुंधरा देवी को ये गवारा नहीं था। आखिरकार एक शाम अंधेरे में ही उन्होंने खुद ही वो हवेली छोड़ दी। भावना को अपने बेटे और सामान के साथ उस हवेली से जाने के लिए कह दिया गया। उनके जाने के बाद वो बात मशहूर कर दी गई जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। कुछ झूठे सबूत, कुछ गवाह दिखाकर उन्होंने बृजमोहन को भी अपनी तरफ कर लिया, और कई सालों के बाद जब वे लोग इज्जत और अपने मकाम पर आ गए, आज हकीकत सबके सामने खुल चुकी थी। बृजमोहन हैरानी से अपनी पत्नी को देखते हुए सच को समझ रहे थे। उन्होंने उसी वक्त वसुंधरा देवी को धमकी दी वो यहाँ से निकल जाए। यहाँ इस हवेली में अब उनके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन बच्चों ने उन्हें रोक दिया। वे सब उनसे गुस्सा जरूर थे, लेकिन वसुंधरा देवी को इस हवेली से चले जाने का हुक्म मिल चुका था। बृजमोहन के लिए ये आसान नहीं था इतने बड़े गम से निकल पाना। उन्हें अच्छा खासा वक्त चाहिए था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी का कर्तव्य निभाने के बारे में सोचा। तरुण के साथ उसकी शानदार धूमधाम से विदाई की गई थी। वे अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए थे।
बेहतरीन ढंग से सजी हुई खूबसूरत लहंगा पहने हुए वह तरुण के कमरे में बैठी थी। जब तरुण कमरे में दाखिल हुआ, वह मुस्कुराहट से उसका स्वागत कर रही थी। शायद ये पहली दुल्हन होगी जो पेट में बच्चा लिए अपनी सुहागरात मना रही थी। तरुण ने उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया था और बड़ी देर तक उसकी निगाहों को देखता रहा। वह सच में बहुत ही खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। यही खूबसूरती तो तरुण को हमेशा हरा देती थी। उसने कितनी बार उसके साथ गद्दारी करने की सोची, लेकिन वह इस खूबसूरती के आगे हार चुका था। वह उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ द्वारा किए गए अत्याचार के उस आग में जल रहा था। लेकिन वह चाह कर भी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था और आज वह सच में ही उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी सेज सजाए बैठी थी और फिर मीलों की दूरियां उस रात खत्म हो गई थी। सारे गिले शिकवे भी उन दोनों ने आपस में ख़त्म कर लिए थे। इनाया ने 9 महीने के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था और उनके घर में खुशियों के चिराग जल उठे थे। इनाया ने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया था। आज तरुण और इनाया दोनों अपने पिता के पास बैठे उन्हें मना रहे थे कि वे वसुंधरा देवी को घर ले आएं, उनकी गलतियों को माफ़ कर दे। भावना देवी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके दरवाजे पर उसे लेने जाऊं। अगर उसे आना है तो वह आ सकती है, लेकिन मैं उसे कभी लेने नहीं जाऊंगा और ना ही उसके साथ अपना संबंध ठीक करूंगा। बृजमोहन ने कहा, मेरी बरसों की दोस्ती को उसने अपने पैरों तले कुचल दिया था अपने मतलब के लिए, और मेरे दोस्त की विधवा पत्नी पर बदचलन औरत का धब्बा लगा दिया था। पूरे समाज में मेरी नाक कटवा दी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। वह एक बेवफा औरत है। जिस औरत को पहले दिन से ही अपना पति अच्छा नहीं लगता, उस बेवफा औरत के लिए मैं क्या करूँगा। हाँ, मैं अपने बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ और अपने दामाद को भी। कुछ दिनों के बाद वसुंधरा देवी की तबीयत खराब हुई तो सभी उन्हें यहाँ हवेली में लेकर आ चुके थे, लेकिन बृजमोहन उनके करीब तक नहीं गए। उन्हें देखना तक भी गवारा नहीं समझते थे। उन्होंने कहा, वसुंधरा देवी के लिए यही सज़ा है कि मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि वसुंधरा देवी ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। वह तो सिर्फ तेज सिंह के लिए इस घर में आई थी और उसी की पत्नी पर इतने सारे अत्याचार किए। मुझसे तो उसने कभी प्यार किया ही नहीं। वह मेरी बच्चों की माँ जरूर है, लेकिन अब मैंने वसुंधरा देवी को अपनी आत्मा से दूर कर दिया है। मुझे वसुंधरा देवी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बच्चों ने भी इस बात का ध्यान रखा। वसुंधरा देवी को कभी बृजमोहन के सामने नहीं जाने दिया। अगर वह कभी सामने भी जाती तो न जाने उसके साथ कुछ भी कर बैठते। बृजमोहन उनसे अब सारा रिश्ता तोड़ चुके थे। वसुंधरा देवी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। अब उन्हें अपने द्वारा किए गए गद्दारी और धोखे पर बहुत अफसोस था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसी तरह उन सबका जीवन चल रहा था। भावना देवी तो विधवा हो गई थी, लेकिन वसुंधरा देवी विधवा से कम नहीं थी। उनके पति होते हुए भी उनके शकल से नफरत करते थे, उनकी परछाई से नफरत करते थे। बुरे कर्म का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।